हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 सप्लाई अंडर जीएसटी के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स के रिवीजन। आपको पता है सर, पेपर में एग्जामेशन लाने के लिए सीए फाइनल वाले बच्चों को अच्छे से पता होता है सर, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपके टीचर मेंटोर्स ने आपको अच्छा गाइडेंस करा है, रिस्पेक्ट है उनकी भी, लेकिन स्टडी मटेरियल क्वेश्चन के रिवीजन होने चाहिए। इसीलिए हमने ये सीरीज निकाली ताकि आपके स्टडी मटेरियल की रिवीजन हो सके क्वेश्चन आंसर्स की। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव प्रिंटर इज अ प्रिंटिंग हाउस रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। इट रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ प्रिंटिंग 5,000 कॉपीज ऑफ बुक्स ऑन योगा पे उनको 5,000 बुक्स प्रिंट करके देनी है बाय ऑथराइज्ड बाय द वेल नोन योगा गुरु। द कंटेंट जो होगा प्रोवाइड कराया जाएगा योगा गुरु द्वारा। इट इज अग्रीड दैट सत्यमेव प्रिंटर विल यूज इट्स ओन पेपर। मतलब सत्यमेव प्रिंटर जो है प्रिंटिंग की सर्विस देंगे, उसमें अपना खुद का गुड्स यूज करेंगे। क्या है वो? पेपर यूज करेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है जिस पर 18% जीएसटी लगेगा, या सप्लाई ऑफ गुड्स। बेहतरीन क्वेश्चन। अब तो ये सर इस पे आपका एमसीक्यू भी बन सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से इसको देख के चलेंगे क्वेश्चन को आपसे जो भी ठीक है पढ़ेंगे तो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि सर सत्यमेव कोई प्रिंटर है, ठीक है, उनको ऑर्डर मिला है। सर ऑर्डर किससे मिला? सर योगा गुरु से। योगा गुरु ने क्या बोला कि सर आप ना हमारे लिए बुक प्रिंट करके दो योगा के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा? कंटेंट प्रोवाइड कराया। अब आपसे पूछा गया है कि इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड। ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या गुड्स है? सर क्या है गुड्स में? सर इसमें आ रहा है सर पेपर आ रहा है, एंड इसमें प्रिंटिंग आ रहा है, प्रिंटिंग ऑफ कंटेंट। तो सर पहले तो आपको ना आंसर में क्या लिखना होगा कि सर ये इसमें ना सर मल्टीपल एलिमेंट है, कि इसमें गुड्स भी है सर्विस भी है, तो ये क्या होगा सर? कंपोजिट सप्लाई होगा। तो पहले तो आपको ना आंसर में लिखना होगा सर ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि इसमें मिक्स ऑफ वन और मोर 2 आइटम्स है, गुड्स एंड सर्विस दोनों इन्वॉल्व है। तो आपको पहले तो कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन लिख कर आनी होगी। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई लिखने के बाद आपको प्रिंसिपल क्या एलिमेंट है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, उसके बाद आपको सर बताना होगा कि सर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। अब इस पे ना सर एक क्लैरिफिकेशन आया। उस पे क्या था क्लैरिफिकेशन? उसमें ये बोला गया कि सर जब भी आपको कोई प्रिंटिंग की सर्विस मिलती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आप पेपर कौन सा यूज कर रहे हैं, तो मेन कंटेंट जो आप प्रिंट कर रहे हैं ना, तो आपका क्या है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्यों? क्योंकि सर पेपर कोई भी दे, पेपर कोई किसी पर भी प्रिंट हो, आपने जो सर्विस दी है वो योगा का कंटेंट प्रिंट करने के लिए दिया है उसको, तो इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि गुड्स इज रिलेवेंट, पेपर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, पेपर क्या है, क्योंकि लोग जब खरीदने आएंगे तो वो कंटेंट देख के खरीदने आ रहे हैं कि योगा कंटेंट है जो कि योगा गुरु ने दिया था, उसको आप प्रिंट कर रहे हैं, तो इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई सर क्या होगा? सर सप्लाई ऑफ सर्विस का होगा, और सर्विस पे जो रेट होगा ना, वो रेट पे आपका एक टैक्स होगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं आंसर क्या दे रखा है। आपका अगर 2 मार्क्स से एमसीक्यू होगा तो आपसे टैक्स अमाउंट पूछा जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसका कितना टैक्स लगेगा, उसके अकॉर्डिंग कंपोजिट सप्लाई का लिखा हुआ है। डेफिनेशन मींस अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। कुछ भी हो, गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो, ठीक है, इन एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। उसके बाद क्या हुआ? क्लैरिफिकेशन आया था, उसमें आपको क्या बताया? प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है। प्रिंसिपल सप्लाई आपका क्या है? सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग बुक, पेंशन, ये सब क्लैरिफाई करा। फिर अकॉर्डिंगली इन द गिवन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग बुक बाय द सत्यमेव प्रिंटर इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयरिंग द प्रिंसिपल सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग सर्विस है, ठीक है, इसलिए 18% का जीएसटी लगेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सुदामा एसोसिएट रजिस्टर्ड सप्लायर है, ठीक है, डिस्पोजेस करते हैं द कंप्यूटर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी कंप्यूटर्स ओन कर रहे थे उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करती है। इट हैज नॉट क्लेम्ड एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एग्जामिन करना है कि स्केड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ये डीम्ड सप्लाई है या नहीं है। तो अब सर डीम्ड सप्लाई क्या होता है? सर हमने जो भी बिजनेस अगर हम ट्रांसफर करते हैं, जो भी हम बिजनेस ट्रांसफर करते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये 2 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है। सर कितने का? सर एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए। तो हमारा क्या सप्लाई क्या होगा? जब हमने बिजनेस हमने ट्रांसफर कर लिया विदाउट कंसिडरेशन हमने सप्लाई करा, विदाउट कंसिडरेशन हमने सप्लाई करा है, लेकिन अगर हमने इनपुट उस पर क्लेम करा है, अगर इनपुट क्लेम करा है तो इट्स अ सप्लाई, ठीक है। अगर इनपुट क्लेम नहीं करा है
इनपुट क्लेम नहीं करा है तो क्या होगा सर? नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। तो बस यही चीज आपको लिख कर आनी है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। वैसे तो इसका एमसीक्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके पेपर के लिए। चलो आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, आंसर भी छोटा सा है तो एमसीक्यू ही आ सकता है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस एसेट इज ट्रीटेड जैसे सप्लाई इवन थो द सेम इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। पहले लिख कर आया, अगर विदाउट कंसिडरेशन भी करा तो हम मानेंगे, लेकिन हाउ एवर दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ले रखा तभी अप्लाई होगा। देयरफॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर बाय सुदामा इज नॉट एन सप्लाई और एज इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज नॉट बीन अवेल्ड ऑन द सेम। ठीक है, चलो चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको लगेगा स्टार्टिंग में से बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और सीधा खत्म, मतलब खल्लास। 2 मार्क्स का एमसीक्यू डायरेक्टली गलत होता है। आपको लगेगा स्टार्टिंग में से क्या है। पहले मैं क्लियर कर दूं कि हम जो एग्जाम पेपर लिखने जा रहे हैं वो आईसीआई का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। आईसीआई के जो असम्पशन है, जो भी पैटर्न होता है, हमें उसको समझते हुए आंसर लिखना है। और ये स्टडी मटेरियल और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा स्टार्टिंग बहुत ईजी है, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड सप्लायर है, सप्लाई करते हैं फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस एक्सकावेटर एट अ पर आवर रेट, मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर एट अ पर डे रेट। मतलब जो ऊपर आपने एक्सकेवेटर आपने ऑर्डर करा पर आवर रेट के लिए, उसके लिए जो मैन पावर है वो भी वही सप्लाई करेंगे पर डे रेट के लिए। सॉइल टेस्टिंग सीमिंग एवेल्युएशन एट पर सैंपल रेट, जो भी सैंपल रेट होगा उसके लिए। अब फॉर अ गिवन मंथ द रिसिपिएंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड आर एस फॉलो। क्या क्या था? हायर चार्जेस थे एक्सकेवेटर के 18 लाख, सर्विस चार्जेस थे फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकेवेटर 20,000, सर्विस चार्जेस थे 2.5 लाख रुपए फॉर सॉइल टेस्टिंग। अब आपको क्या बोल रहा है? हायरिंग आउट ऑफ एक्सकावेटर 12%, सप्लाई ऑफ मैन पावर 18% है। जी किसके लिए सर? सॉइल टेस्टिंग सीमेंस इवेल्यूशन सर्विस के लिए है कितना सर? 18%। अब ना आपको लगेगा सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस है तो इसके लिए कितना सर होगा टेस्ट वो जीएसटी रेट? ये होगा 12%। इस पे कितना जीएसटी रेट लगेगा मेरे को बताओ। सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर है फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर 20,000 रुपए, इस पे क्या जीएसटी लगेगा सर? 18% लगेगा या 12%? जो हायरिंग ऑफ एक्सकावेटर जो हमें पता चल रहा है इस पे 12% एग्जैक्टली है। इसमें लिखा सप्लाई ऑफ मैन पावर ऑफ सर्विसेज सॉइल टेस्टिंग इवैल्यूएशन सर्विस 18%। 18% लगेगा या 12%? अब ज्यादातर लोग 18% लिखेंगे, लेकिन आईसीआई ने क्या आंसर लिखा जरा ध्यान से समझना। आईसीआई ने पता क्या बोला? मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, नॉलेज कितनी ही बड़ी हो, पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है। ठीक है, तो आईसीआई ने क्या बोला कि सर ये कंपोजिट सप्लाई है। सर कंपोजिट सप्लाई क्यों है सर? क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल एलिमेंट है ना, प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है सर? वो है आपको सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या सर? ये एक्टिवेटर सप्लाई करना, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये सप्लाई करना है। इसके लिए आप मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स का रेट लगेगा वो कितना लगेगा सर? 12% लगेगा। ये है यहाँ पे पॉइंट। तो जो 20,000 पे सर आप 12% लगा के आएंगे, और सर सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग है, इस पे सर लगेगा 18%। आईसीआई ने क्या आंसर लिखा है? ये रहा। हायरिंग चार्जेस फॉर एक्सकावेटर है 12%, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकावेटर इज 12%, सर्विस चार्जेस फॉर सॉइल टेस्टिंग 18%। तो ये क्या लिखा है उन्होंने नोट में? सीन्स एक्सकावेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद द ऑपरेशन, मतलब कि जो सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं ना वो इसके साथ ही लिए जाते हैं, इसलिए इस पे 12% लिखेगा। और ये कोई एजम्पशन लिख के नहीं लिखा कि हम अज्यूम कर, नहीं, इन्होंने बोला कि ये हायर ही इसके लिखे जाते हैं। अब आप कुछ नादान परिंदे बोलेंगे सर हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो सर मैं ना अजम्पशन से लिख कर आ जाऊंगा सर। लेकिन आप अजम्पशन से लिख कर जब आएंगे ना, जब आईसीआई भी अजम्पशन लिख कर आएगा कि हमने ये अजम्पशन ले रखा है, इसके वजह से यहाँ सर कोई और अजम्पशन हो सकती है, उन्होंने सीधा ही क्या करा सर? जीएसटी लॉ का ही रेफरेंस दे दिया कि टैक्स लॉ में ही ये रेफरेंस दे रखा कि सर कंपोजिट सप्लाई की ये डेफिनेशन होती है। इस लॉ के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोविजन लिखा, फिर इसको डिफाइन करा और फिर अपना आंसर दिया है, ना कि अजम्पशन लिया है। तो अगर आप अजम्पशन लिख कर आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, बात खत्म। आपको यही लिख कर आना होगा कि ये कंपोजिट सप्लाई है और इस पर 12% ही लगेगा। और तो कि आपको सेपरेटली बोल रखा है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस, सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस,
आप ये पढ़ के आएंगे और इस पे सीधा 18% लगा देंगे। मत करना कंपोजिट सप्लाई मारना, क्योंकि फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकावेटर है, जो कि पहले पॉइंट में दे रखा है। फॉर द किसके लिए? फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकावेटर, जो कि कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। 2 मार्क्स का एमसीक्यू है या 4 मार्क्स का थ्योरी है, आपको लिख कर आना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखना जो नेक्स्ट में इसी के साथ अटैच है। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो यारो। 150 के अराउंड वीडियो डाल दे, लेकिन 150 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए अभी तक। प्लीज आप ही कर लो। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन, मिस्टर कंजीला अदानी इज इन ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में। ही इंटर्ड इनटू एन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट्स करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा ना गवर्नमेंट को दे देंगे। सिंपल वर्ड में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को दे देंगे। ही गेट्स अ लाइसेंस टू एक्सप्लोर द एक्सप्लॉइट एंड पेट्रोलियम। गवर्नमेंट इनके बदले इनको क्या देगा? रॉयल्टी एंड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। In the month of June, Mr. Kanjilala Adani explored the petroleum reserve at Alibut oil field. He got a portion of petroleum silt non-taxable under GST worth rupees as a part of compensation. This petroleum silt is part of cost petroleum as per the contract entered with the government. ये क्या है? कॉस्ट पेट्रोलियम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इंटर विद द गवर्नमेंट बोला गया। एग्जामिन करना पेट्रोलियम सिल्ट रिसीव्ड बाय द मिस्टर कंजीलाल अदानी अंडर दिस लॉ, अंडर जीएसटी लॉ। अब क्या है सर? बेसिकली क्या है, हमारा एक ऑयल फील्ड है। जरा ध्यान से समझना, एक ऑयल फील्ड है ये रहा। इस पे से हमने कुछ एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट करा ऑयल। ठीक है, अब इसे ना गवर्नमेंट से क्या हुआ सर, जो भी हम एक्सप्लॉइट करेंगे ना या एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा ना सर हम आपको दे देंगे। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये, बेसिकली प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे हम आपको कुछ हिस्सा दे देंगे। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि या तो आप सारा ही दे दोगे, तो हम उसके बदले सर क्या करेंगे? सर आपका जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा या रॉयल्टी होगी ना, रॉयल्टी, वो हम आपको देंगे। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने कि जो हम सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो हिस्सा हमने आधा दिया है गवर्नमेंट को निकाल के, क्या ये टैक्सेबल होगा? सर नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल होगा मेरे को बताओ बच्चों। ये जो एक्सप्लॉइट जब आप कर रहे हैं तो ये आपको सारा एक्सप्लॉइट ही करना था ताकि आप भी कुछ बेच सके हिस्सा। मतलब जो 3 लाख रुपए वर्थ का आपको मिला है ये ऑयल सिल्ट, आपने ये लेने के लिए ही तो ये पूरा का पूरा आपने करा है। मतलब इट्स नॉट अ कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब ये पूरा का पूरा जब आपने निकाला था, ये निकाला ही इसलिए था ताकि आपको 3 लाख वर्थ का कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम आपको मिल सके, जो या ऑयल सिल्ट जो आप बेच सकेंगे मार्केट में, जो कि आपको करना ही था। और यही क्लैरिफिकेशन आया। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सिंपली ये बोलना चाहता था, गवर्नमेंट भी बोलना चाहते थे कि जो हमने पेट्रोलियम को रखा हुआ है ना, पेट्रोलियम को रखा है, तो इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा काम करती है ना, तो उसको भी नॉन टैक्स या टैक्स नहीं लगाना था जीएसटी में अंडर। तो इसलिए आपको ये अंडर क्लैरिफिकेशन करके इसको हटाया गया है। ठीक है, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द मिस्टर कंजीलाल अदानी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम सिल्ट व्हिच इज एज पर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम। द कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव्ड। ठीक है, सही बात बोला। कॉस्ट पेट्रोलियम है वो आपको एज ए कंसिडरेशन नहीं मिला है बाय द ऑयल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मतलब जो आप निकाल रहे थे वो आपको नहीं मिला है। मतलब जैसे आपको खुदाई की सर्विस का कॉस्ट नहीं मिला है, जो गड्ढा था उस गड्ढे में से कुछ चीजें निकालने की सर्विस का कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम नहीं मिला है। आपको मिला क्या? बाय द ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विस। ठीक है, मतलब अपने बाय द ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट अंडर अ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, रीजन क्या है फॉर द सेम इज दैट कॉन्ट्रैक्टर कैरी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन पेट्रोलियम फॉर द देमसेल्फ एंड नॉट एज अ सर्विस गवर्नमेंट। दे हैड एक्वायर्ड द राइट टू एक्सप्लोर एक्सप्लॉइट एंड सेल द गवर्नमेंट। हाँ सॉरी, वो मम्मी आई हुई थी दवाई लेके। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे पैर पे अराउंड 1200 से 1300 किलो वजन पैर पे गिर गया था। और अभी मेरे पैर से चला जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत रेयरली मैं चल पा रहा हूँ, पैर भी नहीं मुड़ पा रहा है, तो उसी की दवाई मेरी चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद। द रीजन फॉर द सेम इज दैट द कॉन्ट्रैक्टर कैरी द एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम फॉर देमसेल्फ। वो अपने लिए ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में कि वो अपने लिए काम करे, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ताकि वो उस पेट्रोलियम के हिस्से के लिए प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में उस हिस्से को लेकर वो खुद भी बेच सकें। ठीक है, दे हैड एक्वायर्ड द राइट टू एक्सप्लोर द एंड एक्सप्लॉइट द सेल ऑफ पेट्रोलियम इन ल्यू ऑफ रॉयल्टी एंड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पेट्रोलियम, ताकि वो एक्वायर कर सके राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट एंड सेल द पेट्रोलियम। इसके बदले क्या? रॉयल्टी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पेट्रोलियम। ठीक है,
प्रॉफिट एंड रॉयल्टी के बदले क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन, सर आपको ये दे दिया गया है मिट्टी क्या सर, कॉल शील्ड दे दिया गया है, ठीक है। कंसिक्वेंटली द कॉस्ट पेट्रोलियम रिसीव्ड बाय द मिस्टर कंजीलाल अदानी इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की वीडियो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। और प्लीज सर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। 150 वीडियो 150 सब्सक्राइबर भी नहीं है, रिक्वेस्ट है प्लीज, थैंक यू। हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एज एन इंसेंटिव अंगद प्राइवेट लिमिटेड पेज एन अमाउंट ऑफ ₹75,000 टू इट्स एम्प्लॉय अपॉन अचीविंग स्पेसिफिक सेल्स टारगेट। 75,000 रुपये का इनको एक इंसेंटिव दिया गया है एज अ बोनस मान लीजिए, टू अचीव एन स्पेसिफिक टारगेट। द इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। सर ये पार्ट ऑफ सैलरी है। अब ना इसमें ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं और एमसीक्यू में भी आया तो शायद बहुत चांसेस है जो आप गलती कर सकते हैं। ऑफ द एम्प्लॉय एंड एप्लीकेबल टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स इनकम टैक्स पेबल अंगद प्राइवेट लिमिटेड ऑफ जीएसटी व्यू इज नॉट लेवेबल एंड सच इंसेंटिव। इसमें क्या लिखा है, इन द व्यू अंगद के व्यू में सर इज नॉट लेवेबल ऑन सच इंसेंटिव पेड टू द एम्प्लॉयज वेदर द व्यू टेकन अंगद प्राइवेट लिमिटेड इज करेक्ट। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हम हाँ ठीक है ये ठीक है, नहीं पे करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन क्या है सर, हमने पढ़ा था सर स्केड्यूल 3 में, ठीक है। अब मेरे को आपको ना मैंने आपको 4 एमसीक्यू दिए। सर ये एग्जाम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, ठीक है। नॉट अ सप्लाई, ठीक है, और टैक्सेबल, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। और थ्योरी में भी बच्चों ने ना इसी एक वर्ड में ना सेलेक्ट करने में गलती करती जिसकी वजह से उनके 1 मार्क्स बेसिकली कट गए थे। सर क्या होता है सर इन दोनों में डिफरेंस, सर हमने स्केड्यूल 3 में पढ़ा था सर, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो थर्ड आंसर हमारा ठीक होगा, ना कि बच्चे आप लोग ना एग्जाम्प्ट वर्ड लिख कर आते हो कि सर वो एग्जाम्प्ट रहता है। सर हम नहीं, सर एग्जाम तो जब होगा ना जब वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, फिर बाद में उसको एग्जाम्पशन दिया जाएगा। सर नॉन टैक्सेबल होता है, जीएसटी प्रीव्यू के बाहर है। सर हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ा था, ये याद रखना, ये इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है ना जीएसटी में, उसकी वजह से आपके 1-1 मार्क्स कटते हैं। और जीएसटी में जो बच्चों का ज़्यादातर क्वेरी होता है सर हमारा 40 के ऊपर तो रह जाता है, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं उसके बावजूद भी 60 हमारे क्यों नहीं टच हो पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि ना आप लोग कंफ्यूज होते हैं सर एग्जाम्प्ट कब लिखना है, नॉन टैक्सेबल कब लिखना है और नॉट ए सप्लाई कब लिखना है। हमने सर स्केड्यूल 3 पढ़ा था, उसमें नॉट ए सप्लाई वर्ड आता है, नॉट ए सप्लाई आपको लिख कर आना है। एमसीक्यू में भी आया तो 2 मार्क्स आपके ईजिली चले जाएंगे, या आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कब आपको ये सब चीज़ें लिखनी होती है। यस अंगद, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमने स्केड्यूल 3 में पढ़ा था, कहाँ पे लिखा, ये स्केड्यूल 3 ऑफ जीएसटी एक्ट पढ़ा था हमने। सेड एन एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई ही नहीं मानते हैं इसको, सही बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। XYZ कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन बैंगलोर सप्लाइज अ टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस टू इट्स क्लाइंट। क्या दे रहा है सर, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। इट हैज बीन प्रोवाइडेड टेक्निकल सर्विस टू BA लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 साल से दे रहा है। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय BA लिमिटेड असाइनमेंट वाइज सर उसका सेटलमेंट कर रहा है, पेड कर रहा है कितने सर, 37 लाख पे कर रहा है ऑन 10th जनवरी। XYZ कंसल्टिंग नॉट टू प्रोवाइड सिमिलर टेक्निकल सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटी इन इंडिया अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 years। XYZ कंसिडर्स टू व्यू दैट 37 लाख इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सर बिल्कुल गलत है, मतलब सर ये नॉन कॉम्पिट फीस होते हैं, नॉन कॉम्पिट फीस तो हमने पढ़ा ही था सर, वो टैक्सेबल होता है। आंसर देख लें, पढ़ते के साथ ही हमें आंसर पता चल गया। इन द कंसल्टेंसी XYZ कंसल्टेंसी इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ व्यूज ने जो तय कर लिया बिल्कुल ही गलत है। चलो हाँ तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मोक्षाम भूमि इंडस्ट्रियल हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट स्टोर्स फर्निश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट डिपोट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब कि अपने गुड्स गुजरात में वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं। द डिपोट इज ओन्ड बाय पुण्याभूमि लिमिटेड आर रिलेटेड पर्सन मोक्षाम्बी इंडस्ट्रीज। का मतलब ये दोनों रिलेटेड पर्सन है, जहाँ पे ये गुड्स स्टोर करते हैं वो उनका रिलेटेड पर्सन हुआ। पुण्याभूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज्ड एनी कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते हैं फ्रॉम मोक्षाम्बी ऑब्वियसली इंडस्ट्री फॉर यूजेज ऑफ डिपोट फॉर स्टोरेज पर्पज। वेदर द स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्याभूमि लिमिटेड टू मोक्षाम्बी भूमि
इंडस्ट्रियल क्वालिफाई द सप्लाई अंडर जीएसटी। सर ये ऑब्वियसली सर बिल्कुल सर, हमने क्या पढ़ा था सर, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी, सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी इज डीम्ड टू बी एन सप्लाई। ठीक है, फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर ये हो रहा है तो आंसर देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है, हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पार्टी पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाइज एज सप्लाई। तो अगर आपने कोई कंसिडरेशन भी चार्ज नहीं किया इवन तो नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज फॉर द सेम, ये क्वालिफाई करता है एज अ सप्लाई। ठीक है, क्वालिफाई एज अ सप्लाई। अगले पे चलते क्वेश्चन पे, इजी था ये तो। रोप शेयर होल्डिंग लिमिटेड an approved intermediary has entered into an agreement wherein certain securities were to be lent to Dhan Bank securities lending scheme. Dhan Bank shall pay the specified lending fees explain taxability। सर पहले तो हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे सर, ध्यान समझिएगा। आंसर बच्चे आंसर फ्रेम नहीं कर पाते जनरली, 1-2 मार्क्स गंवाने का रीजन क्या है। पहली 1-2 लाइन हमें ये लिखनी होती है सर, सिक्योरिटीज आर नेवर बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मतलब सिक्योरिटीज अगर आप डिस्पोज करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है, तो वो आपके ना ही सेल ऑफ गुड्स आती है ना ही सर्विस में आती है। लेकिन लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस ये एग्जेम्पशंस है। ठीक है, पहले आपने प्रोविजन लिखा नाइदर कवर्ड एज एन डेफिनेशन ऑफ द गुड्स और नॉट अ सर्विस। ठीक है, देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई। लेकिन however SLC does not treat security lending scheme does not treat lending of security as a disposable of security। disposable security नहीं होती, therefore exclude the definition from the services the lending fee charged for the borrower of the security the characters can be taxable under GST। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। पहले तो आपने लिखा सिक्योरिटी ऑफ लैंडिंग स्कीम के बारे में, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा सिक्योरिटीज को हम ना ही गुड्स मानते ना ही सर्विस मानते, तो इसलिए इस पर जीएसटी नहीं लगता, पहला पॉइंट हुआ। फिर उसका एग्जाम्पशन लिखना होगा कि एसएल्स है जो होती है सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम जो होती है वो ना ही हमारे सिक्योरिटीज के अंदर आती है, इसका ना डिस्पोजल की तरह हम ट्रीट करते, तो इसलिए ये हमारा सर्विस मानते हैं जिस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कृष्णा देव इज अ ट्रेडर बेस्ड इंडिया। ठीक है, Ramakrishna brother of Krishna Dev is located in China and is also engaged in the business of trading of goods। Krishna Dev places an order with Ramakrishna for procurement of certain goods। मतलब रामाकृष्ण जो कि हमारे कहाँ पे चाइना में है, उनसे कृष्णा देव इन इंडिया गुड्स प्रोक्यूर करें, परचेज करें, इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द लोकल मार्केट इन चाइना बिफोर द शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द चाइना इन इंडिया। मतलब चाइना से इंडिया आने से पहले ही क्या हुआ, कृष्णा देव सोल्ड सच गुड टू क्रिस्टानो अ ट्रेडर लोकेटेड इन ब्राजील। मतलब कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सेल हो गया, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सेल हो गया। सब्सिक्वेंटली शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू ब्राजील, चाइना टू ब्राजील चला गया तो कमेंट टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। सर टैक्स ही नहीं होगा सर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गया तो सर क्या होगा, सर सप्लाई ही नहीं है। चलो आंसर देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये रहा ना, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉट to another non-taxable territory। ठीक है, without such good entered into an India shall be treated and neither as a supply of goods nor a supply of service। ठीक है, आपको ये लिख कर आना neither as a supply of goods neither और nor a supply of service। आपको एग्जाम्प्ट वर्ड लिख के मत आना बस, ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास इंटरनेशनल इंटर्ड इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर एन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर मोहनदास इंटरनेशनल है कुछ गुड्स इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम अ वेंडर लोकेटेड इन इटली में। ड्यू टू फाइनेंशियल इशू कुछ हो गया तो मोहनदास ने क्या करा, नॉट अ सिचुएशन टू क्लियर द गुड्स अपॉन द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो मोहनदास इंटरनेशनल ने सोल्ड कर दिए गुड्स टू राधा कृष्ण एक्सपोर्ट हाउस बाय द इंडोर्समेंट, टाइटल भी उनको दे दिए, हाई सील में ही ये सेल आउट कर दिया गया है। तो सर आपको पता है सर हाई सी सेल जो होती है इट्स नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ये लिख कर आ जाएंगे। अगला आगे पढ़ते हैं। द एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइड दैट मोहनदास इंटरनेशनल सेल परचेज बैक द गुड्स इन द फ्यूचर फ्रॉम राधा कृष्णा एक्सपोर्ट। सर फ्यूचर में उससे खरीद लेगा तो क्या करें, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अंडर द जीएसटी लॉ। सर आप मेरी बात ध्यान से समझना, जितना लॉ में लिखा है उतना ही समझो, उससे ज्यादा आगे आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। लॉ में ये लिखा है जब तक कि हम इंपोर्ट जो कर रहे होते हैं उस समय जब जीएसटी कब लगता है, जब आप होम कंजप्शन के लिए फाइल करते हो उस समय कितनी बार भी सेल हो जाए, कितनी बार भी परचेज कोई भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कस्टम एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ा है कि हम वैल्यूएशन रूल लगाते हैं, हाई जो वैल्यू होती है उस पर जीएसटी लगता है, जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है
उस पर कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग IGST पे होता है। तो जो राधा कृष्णा को जो सेल हुआ था हाई सी में, उस नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। उसके बाद राधा कृष्ण ने यहाँ पे आपको लिखना होगा सर होम कंजम्पशन के लिए फाइल करा होगा तो उसमें कस्टम ड्यूटी राधा कृष्णा पे करेगा, IGST पे करेगा। उसके अलावा राधा कृष्णा जब यहाँ पे लाने के बाद उसको सेल करता है मोहनदास को इन अ डोमेस्टिक मार्केट, तो इसको नॉर्मल डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स इंपोर्ट करे तो गुड्स माना जाएगा, नॉर्मल GST के प्रोविजन लगेंगे। और यही इसका आंसर दे रखा है। एक मिनट, हाँ ये रहा एज पर शेड्यूल 3 हाई सेल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये हुआ गुड्स आफ्टर द गुड्स, ठीक है। ये रहा नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो राधा कृष्णा, ये रहा Thus, the sale of goods by the Mohandas International to Radha Krishna Export House is high C, shall not be liable to GST, से GST नहीं लगेगा, सही बात है। और जब उसके बाद वो GST पे कर देगा, पेबल बाय द राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस। उसके बाद क्या होता है, इन केस गुड्स आर सोल्ड बैक बाय राधा कृष्णा एक्सपोर्ट हाउस टू मोहनदास इंटरनेशनल एट सब्सिक्वेंटली पॉइंट ऑफ टाइम, द सेम शैल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल डोमेस्टिक सेल ऑफ ट्रांजेक्शन एंड GST शैल बी एप्लीकेबल। उसके बाद जब वो सेल करता है राधा कृष्ण, मतलब बाय बैक करता है या मोहनदास जी, तो उस समय उसको नॉर्मल डोमेस्टिक सेल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा और GST उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर हैप्पी बहुत खुश हैं। मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है लोकेटेड एट प्राइम लोकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र। ही हैज लेट आउट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर टू मिस्टर पीस रेजिडेंशियल पर्पस इन अप्रैल। मिस्टर पीस सरेंडर हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सेरिना फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ 10 लाख। आपने पढ़ा था सर, जो भी हम टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करते हैं, टेनेंसी राइट सेल करते हैं, तो उस पर GST लगता है। और हैज आल्सो पेड एप्लीकेबल स्टाम्प ड्यूटी, ये हमेशा लिखते ही है, मतलब ये क्वेश्चन जब भी आता है ना कि टेनेंसी प्रीमियम हमने दिया है तो उसमें हमने स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस हमने पे करे थे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करे थे, जो कि प्रॉपर्टीज एक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो क्या सर इस पे भी लगेगा? सर आपको बता के आना होगा कि जो टेनेंसी प्रीमियम जो आप चार्ज करते हैं टेनेंसी राइट सेल करते हो, तो उसको GST में आपको सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह माना गया, तो इस पे GST लगेगा ही लगेगा। इनफैक्ट ये आपने स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे हो टेनेंसी राइट ट्रांसफर करते वक्त, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर एवर इसके अलावा सेरिना हैज एग्रीड टू पे अ मंथली रेंट ऑफ ₹1 लाख टू मिस्टर हैप्पी। आपने एक चीज और पढ़ा था एग्जाम्पशन चैप्टर में कि सर जो रेजिडेंशियल हाउस लेते हैं, सिंगल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो कि हम लेट आउट करते हैं फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस, वो एग्जाम्प्ट रहती है। तो ₹1 लाख जो पे करा जा रहा है टू मिस्टर हैप्पी वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा। चलो ये रहा द टेनेंसी राइट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये जो टेनेंसी राइट है उसको हम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। तो इसके कारण हैंस इन द गिवन केस द टेनेंसी प्रीमियम 10 लाख रिसीव्ड बाय मिस्टर पीस फॉर सरेंडिंग हिज टेनेंसी राइट टू मिस्टर सेरिन इज लेबल टू GST। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके अलावा मंथली रेंटल के बारे में हम बात लिख देते हैं कि मंथली रेंटल 1 लाख रिसीव्ड बाय मिस्टर हैप्पी फ्रॉम मिस्टर सेरिन इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं। 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुद्राक्ष कपूर ओनर ऑफ द रुद्राक्ष पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी के हैं। डोनेट करते सम मनी टू दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर द दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द स्कूल रूम। एक कंस्ट्रक्ट करा रूम इट फ्रॉम सच डोनेशन से कंस्ट्रक्ट करा एंड उस पर लिखवाते हैं डोनेटेड बाय रुद्रा प्रकाश कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम। सो कंस्ट्रक्टेड जो कंस्ट्रक्ट करा। एग्जामिन वेदर द मनी डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इज लेवेबल अंडर GST। सर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी, अगर वो 3 कंडीशन में कोई भी एक मीट नहीं होती है तो सर आपका GST लगता है। सर क्या आते, पहले तो सर आप डोनेट करते हैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को। दूसरा, ये सर फिलोथेरेपिस्ट पर्पस के लिए होना चाहिए। तीसरा सर किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया फिलोथेरेपिस्ट था और आपका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था, क्योंकि ये सिंपल नाम लिखवाना कि रुद्राक्ष कपूर है कोई, उन्होंने डोनेट करा है, इससे कोई भी आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कोई एड्रेस अपने कंपनी का नाम कुछ ऐसा कुछ लिखवाया नहीं है जिससे कि डायरेक्टली लिंक कर पा रहे हैं हम। तो इसलिए क्या बोला जाएगा सर, ये डोनेशन पे GST नहीं लगेगा। बी पॉइंट इसका पढ़ते हैं। इन द अबव क्वेश्चन इफ Divya Prakash Charitable Trust had written the door of the room constructed from the money donated by Rudraksh Kapoor in the school run by it, donated by Rudraksh Publishing House गाजियाबाद यूपी। इस बस आपका चला सर एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि उन्होंने लिखा है पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी। सर वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे है, सब कुछ उन्होंने एड्रेस लिखवाया, तो इससे पता चला वो एक तरह का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इनडायरेक्टली।
इस पे अब जीएसटी लगेगा। 12वां क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये सर्कुलर आया था उसका लिखा, मेन ये है कि जीएसटी लेवेबल कब नहीं होता। ये 3 पर्पसेस आपको लिखने होगा, तीनों वो लिखने होंगे पॉइंट्स। गिफ्ट होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए ऑफ कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर फिलोथेरेपी को होना चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों सर आपकी कंडीशंस मीट होती है। 3 कंडीशंस क्या आती है सर? गिफ्ट, डोनेशंस मेड टू चैरिटेबल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। कैरेक्टर है वो आपका गिफ्ट होगा और डोनेशन होगा, कोई तरह का एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, गिफ्ट या डोनेशन होगा। तीसरा आता है पर्पस इज फिलोथेरेपी होना चाहिए, और ये तीनों मीट होगा। फर्स्ट पॉइंट में मीट होगा तो वो जीएसटी नहीं लगेगा, इज नॉट लेवेबल टू जीएसटी। ठीक है, बी पॉइंट में क्या था सर? इट्स ए लाइक एन एडवर्टाइजमेंट कंसिडर्स रिसीव्ड, ये रहा, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द दिव्या प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं सर? एडवर्टाइज कर रहे हैं क्या सर? पब्लिक हाउस विच इज बीइंग एडवर्टाइज हो रहा है, इसलिए सर इस पर जीएसटी लगेगा। 13 क्वेश्चन पे चलता है, 13वां क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है सर? कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी कितनी है। पहले पे चलते हैं, सप्लाई ऑफ लैपटॉप अलोंग विद द लैपटॉप बैग टू अ कस्टमर। सर ये क्या है सर? कंपोजिट सप्लाई है, लैपटॉप को अलोंग विद लैपटॉप बैग आपने दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। लैपटॉप पे 18% है, लैपटॉप बैग पे 28% है। सर ये मिक्स्ड सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है। सर ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो आपको लैपटॉप बैग दिया जाता है ताकि आप उसको कैरी कर सके लैपटॉप को इजीली, तो इसलिए लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग दिया जाता है, तो इसमें 18% ही जीएसटी लगेगा। अगला आता है सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स। अगर देख रहे हैं तो ये रहा आंसर मैच, ठीक है। और ये अगर आपको नीचे इसका थोड़ा बहुत इन्होंने नेचुरली बंडल्ड का लिखा हुआ है तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। सर इन्होंने इसी पॉइंट के नीचे क्यों लिखा है सर? क्वेश्चन जो आया था वो आया था 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या होता है, जो पॉइंट आता है उसी के नीचे ही हम उसका नोट्स लिख देते हैं। लेकिन अगर ये कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आपको नीचे नोट्स बना के सेपरेट नोट्स देकर आने पड़ेंगे। नीचे पॉइंट्स के नीचे ऐसे नहीं लिख के आएंगे अगर 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर 6 मार्क्स का 8 मार्क्स का आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इजिली, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं। दूसरा सप्लाई ऑफ 10,000 किट है। किट में क्या क्या आ रहा है ये देखें, 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी शॉप और 1 हेयर कॉम्ब। सर एक किट बनाया गया 3 आइटम्स को मिला के, तो ये है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के केस में क्या होता है सर? हाईएस्ट रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। हेयर ऑयल 18, ब्यूटी शॉप 28, हेयर कॉम्ब 12। तो क्या हुआ सर? ब्यूटी शॉप 28। अगला है 100 किट्स बनाए, फ्री गिफ्ट है सर, फ्री गिफ्ट। कुछ सोचना ही नहीं, फ्री गिफ्ट इज नॉट अ सप्लाई, फ्री गिफ्ट इज नॉट अ सप्लाई। लोग क्या करते हैं सर? यहाँ पे भी मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ईच किट है, 1 हेयर ऑयल है, 1 ब्यूटी शॉप है। सर क्यों लगा रहे हो सर? आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा फ्री गिफ्ट का। अगर ले रखा है तो रिवर्स कीजिएगा आप। अगर आपने कोई किट बनाया तो उसकी कोई बात सोचने की बात ही नहीं है। अगर कंज्यूमर को दिया है फ्री गिफ्ट तो आपको क्या लिखना होगा? इट्स नॉट अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 और इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज दिया है तो इसका एक बार देख लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का कितना सर? 5%। 5% बहुत ईजी है, अब चल रहा है अभी क्वेश्चन और ईजिली हो जाएगा। 1400 चेयर्स है, 100 कूलर्स है, 3,30,000 रुपए की सर्विस लिया जिसमें इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेड चार्जेस एंड ऑल है। सिंस मिस्टर काजल इज नॉट अ चीटर, उससे मतलब भी नहीं सर, हमारा एक ही अपने अमाउंट दे दिया 3,30,000 का, 1400 शेयर्स लिए। सीधा नीचे आए, देखिए सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर्स क्या है सर? 12%। 12% आप लगा दीजिएगा और आपका आंसर आ गया। पहले वाले का 18%। किट बनाई थी मिक्स सप्लाई है, ये मिक्स सप्लाई लिखा हुआ है तो 28% हो गया। फ्री गिफ्ट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 तो नील हो गया। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस जो आपको बताया था 5%, 5% हो गया। चेयर एंड कूलर की बात करें 12% हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इज एन आर्टिस्ट हु मेक्स एन contemporary painting. He is registered in the state of Kolkata. Chandragupta Maurya appoints Dhruv Kumar to auction his painting in Maharashtra. उसने ध्रुव कुमार को अपॉइंट करा टू ऑक्शन हिज पेंटिंग इन महाराष्ट्र में ऑक्शन कर सके। ध्रुव कुमार अरेंज फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। पोटेंशियल बिडर को आइडेंटिफाई करते हैं और हाईएस्ट बिडर के एक्सेप्ट की जाएगी और पेंटिंग उसको बेच दी जाएगी हाईएस्ट बिडर को। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय द ध्रुव कुमार ऑन द बिहाफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बट इन हिज ओन नेम, अपने ही नाम में भेजते हैं। पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर, ठीक है। तो सर ये तो आपको पता ही है सर, एजेंट को हमने सप्लाई करा था, एजेंट अपने खुद का नाम बिल बना रहा है तो हम मान लेंगे सर हमने एजेंट को सप्लाई करा था और फिर एजेंट अपना खुद का नाम पे बिल कर रहा है। अगर वो हमारे नाम पे बिल करता तो सर हमने मान लेते कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम वहाँ पे उसको दिखाते स्टॉक को, और अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो हमें उसको क्या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना होता।
एक बार चलो इसका ना एक बार आंसर रीड करते हैं, आईसीआई कैसा आंसर देता है, और फिर हम बताएंगे सर आपको ये इस टाइप का आंसर लिखना है, जरूरी है कि नहीं। एन एक्टिविटी ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज ए सप्लाई अंडर जीएसटी ओनली इफ इट इज अंडरटेकन for a consideration, ठीक है, and is in course of furtherance of business. However, supply of goods by a principal to his agent where the agent undertakes to supply such goods on the behalf of the principal is considered as supply even if made without consideration. अगर कोई consideration के बिना हो रहा है तब भी हम उसको supply मारते हैं. The invoice for further supply is issued by the agent in his own name. जो मैंने बताया वही, अगर आप एजेंट को बेच रहे हैं बिना कंसिडरेशन के लिए तब भी हम उसको सप्लाई मानते हैं, क्योंकि एजेंट अपने नाम का बिल इशू कर रहा है। आपको सर्कुलर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद ही नहीं रहेगा, सेक्शन नंबर याद कर लो, वही बहुत ज्यादा है। Provide that where the invoice for further supply goods is being issued by the agent in his name, any provision of the goods from the principal to the agent would fall within the meaning of fall para 3 of Schedule 1. In the given case, Dhruv Kumar is not merely to providing auctioneering service to Chandragupta Maurya, but is also supplying the painting on behalf of चंद्रगुप्त मौर्य। जो हमने बताया उसने अपने खुद के नाम का बिल बनाया, तो उसके बिहाफ पे सप्लाई करनी है, खुद ही सप्लाई ही कर रहा है Maurya to the successful builder and has the authority to transfer the title of the painting on the behalf of Chandragupta Maurya. Dhruv Kumar issued the invoice his own name का supply कर रहे हैं behalf of Chandragupta Maurya. Thus Dhruv Kumar can be considered as an agent of Chandragupta Maurya. उसको एज ए एजेंट कंसिडर हम करेंगे। इसी के साथ सर आपका आखिरी क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे सब्सक्राइबर अभी भी 200 पे अटके पड़े हैं, तो अराउंड 160 के अराउंड वीडियो बना चुके हैं। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लोगों और बच्चों को शेयर करें। थैंक यू।